वेलकम बैक टू ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे इस DSM-5 मैनुअल को क्यों यूज़ किया जाता है, इस DSM का पर्पस क्या है, किस तरह से हम मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करेंगे, इन डिसऑर्डर्स की क्यों प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में डेफिनेशंस मौजूद नहीं हैं, ये डिसऑर्डर्स क्यों बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा कि DSM-5 में ये जो कोडिंग दी जाती है हर एक डिसऑर्डर के साथ, इसका क्या पर्पस है, ये कहाँ से ली गई है, ICD 9 और 10 के साथ इसे किस तरह से लिंक किया गया है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा हम सेक्शन 1 के इंट्रोडक्शन में से हमने देखा कि DSM की हिस्ट्री क्या है, DSM 4 और 5 में क्या फ़र्क है, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसके सेक्शन हाउ टू यूज़ द मैनुअल। इस मैनुअल का ये फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पर गिवन है, अभी आज हम जस्ट इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सेक्शन में हमें एक प्रैक्टिकल गाइड मिलती है कि इस DSM को यूज़ करने का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, ताकि हम ट्रेंड क्लिनिशियंस को असिस्ट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, ताकि वो केस फार्मूलेट कर सकें, वो अपने पेशेंट्स के मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकें। अगर वो अच्छे से डायग्नोज कर लेंगे देन इट लीड्स टू फुली इन्फॉर्म्ड ट्रीटमेंट प्लान। अगर डायग्नोज हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज़ बताई गई है कि दैट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज डोंट प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ डिसऑर्डर्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में डिसऑर्डर्स की डेफिनेशंस नहीं दी गई, बिकॉज ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? वाई दीज डिसऑर्डर्स आर कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें हमारी कॉग्निशन, हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर और हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब होते हैं। कॉग्निटिव, हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। इमोशंस हमारे डिस्टर्ब होते हैं, दैट बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव, हाइपर और वेरी स्ट्रेस एंड लोनली। बिहेवियर, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, और हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डेफिनेटली ये न्यूरो से रिलेटेड है। जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो भी प्रोसेस होता है वो उसी वे में चल पड़ता है, और हमारे माइंड का पूरा प्रोसेस, हमारी बॉडी का पूरा प्रोसेस उसी के अराउंड डेवलप हो जाता है। देन हमारा बिहेवियर, इमोशंस और कॉग्निशंस, ये सारे हमारी इस बॉडी की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। क्या ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारा कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है? नहीं, इसके पीछे भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ऑल दीज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज़ बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है। हो सकता है हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो, हमें जिस स्टेज में जौन सी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वो नहीं हुई। बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बाय बर्थ हो सकते हैं, जेनेटिकली हो सकते हैं, मतलब विरासत में आपको मिल गए हैं, या फिर आपकी जो जीन्स हैं उनमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स आ गए हैं बाय बर्थ, या एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो सकते हैं बॉडी में। देन इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है, हमारी पेरेंटल डेवलपमेंट किस तरह की है, हमारे पेरेंट्स हमें किस तरह से डील करते हैं, पेरेंटल प्रैक्टिस किस तरह की है, हमें जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है वो इन्वायरमेंट किस तरह का है। सो ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स। हम जिस स्कूल में जाते हैं, हमारी पेयर्स के साथ हमारी किस तरह की बॉन्डिंग है, दैट इज़ आल्सो मैटर्स। देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे ब्रेन में किसी भी वजह से कोई ट्रॉमा है, कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, उसकी वजह से भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ब्रेन में डिस्टर्बेंस की वजह से, हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है किसी भी डिसऑर्डर का। इसके बाद टिपिकल क्लिनिकल कोर्स हो सकता है, दैट मीन्स diseases which are directly related to medical treatment or testing, for example cancer, heart diseases, diabetes, hypertension,
allergies and many more diseases like that. So ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमारा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। जब हमारे ये सारे बिहेवियर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाता है। इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए हमें इस मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है। सो इन सिंपल साइन, सिम्टम्स, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट की बेस पर हम डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर लेते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं ट्रीटमेंट प्लान। इस ट्रीटमेंट प्लान में हम इनके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स पे वर्कआउट करते हैं ताकि उनकी जो जड़ें हैं उनको थोड़ा सा ख़त्म किया जा सके या उसे मेनटेन किया जा सके। तो हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अप्रोच टू क्लिनिकल केस फॉर्मुलेशन, क्योंकि जिस साइन एंड सिम्टम्स की बेस पर हम एक प्रॉपर एंड रिलायबल असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लान डेवलप नहीं कर सकते, तो इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। If you have any question, then write it down in the comments box. Subscribe to Eastern Psychologist, like the video and share the video. Press the bell icon to be updated. See you in the next one. Bye.